नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग गंभीरतापूर्वक जो चुनाव जो ये विधानसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा में चुनाव के चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार के दौरान क्या क्या परिदृश्य और क्या क्या चरित्र सामने आ रहा है उस पर एक गंभीर चर्चा करते हैं। जितने राजनीतिक दल हैं यानी उनको नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनाव का अवसर उनको तभी मिला है जबकि हमारे अमर शहीदों ने राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि अमर शहीदों ने यह हमारी आपकी इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व जो है प्राण से सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और प्राण गंवाए। उन्हीं की बदौलत देश आज़ाद हुआ और आज इन राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का एक अवसर मिल रहा है। इस बात को हर एक राजनीतिक दल और हर एक हमारे भारतीय भाई बहन और हमारी भारतीय आवाम को कदापि भूलना नहीं चाहिए। इस जज्बे को हर एक भारतीय भाई बहन, हर एक राजनीतिक दल को याद रखना ही होगा। लेकिन जरा देखिए परिदृश्य क्या है, सिनेरियो क्या है, नज़ारा क्या है। वहाँ अब इन अमर शहीदों ने जिस जज्बे से अपनी कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस जज्बे में बस एक ही था कि हमारे देश के लोग सिर्फ भारतीय हैं और वो प्राणों की आहुति उन्होंने सिर्फ इस पूरे देश के लिए, भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये तो घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू की साजिश रही
जो कि भाषा के आधार पर उसने प्रांत बनवाए, और भाषाई कट्टरता और प्रांतिक कट्टरता जो है आज भारतीयता की और भारतीय एकता की बहुत बड़ी शत्रु बन गई है। स्वार्थी तत्व और संकीर्णता आधारित अपनी पहचान खोजने वाले और भारतीय समाज में विघटन पैदा करने वाले, इसमें और भारतीय समाज में इन्हीं संकीर्णता आधारित पहचान खोजने वाली ताकतें, जो कि इसमें अमूमन सभी राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो भारतीय एकता की और भारतीयता की शत्रु बनी हुई हैं। देखिए, अच्छा, और उसमें ये जो हमारे अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कभी भी पंथ को, अपने किसी भी पंथ को, चाहे हिंदू सनातन को, चाहे इस्लाम पंथ को, चाहे ईसाई पंथ को, चाहे सिख पंथ को का इस्तेमाल नहीं किया है। यह देश को कदाप नहीं भूलना चाहिए कि इसी पंथ के झमेले से को दूर रखने के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह नास्तिक हो गए थे। इस अकाट्य सत्य को हर एक भारतीय भाई बहन को याद रखना होगा कि जहाँ देश का सवाल है, वहाँ किसी भी पंथ का, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ की कोई भूमिका नहीं है। वहाँ सिर्फ जज्बा सिर्फ देश का होता है और मुल्क का होता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों को यानी इसी शहादत कुर्बानी के द्वारा भगा दिया गया, तो फिर ये जो काले अंग्रेज हैं, उन्हीं सफ़ेद अंग्रेजों के शागिर्द कह लीजिए, चेले कह लीजिए, उनकी संतान या औलाद कह लीजिए, या उनकी ब्रीड कह लीजिए, उनकी उपज कह लीजिए, उन्हीं सफ़ेद अंग्रेजों के एजेंडे को की संकीर्णता आधारित एक पहचान के आधार पर इस भारतीय समाज को या देश को बांटने पर लगे हुए हैं। और उसी आधार पर जो है ये चुनाव में जो प्रचार है, सारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसी देश में एक राजनीतिक दल की मुखिया कह रही है कि मैं बंगाल की बेटी, उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नाम लेती है, उन्होंने कभी भी अपने को बंगाल का पुत्र नहीं कहा था। उनका जन्म जरूर कटक उड़ीसा में हुआ था, उन्होंने कभी भी अपने को उड़ीसा पुत्र नहीं कहा था। इस बात को जो वो विखंडनकारी मानसिकता की जो ममता बनर्जी है, उसको हमेशा, और उसके जितने समर्थक हैं, जितने उसके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उसकी पार्टी के लोग और बाकी सबको याद रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, कभी भी बंगाल पुत्र या उड़ीसा पुत्र की बात उन्होंने न कभी कही और न कभी इस तरह की बात आने दिया। हमेशा उनका जो लगाव था जो है पूरे देश के लिए था। शहीद आजम भगत सिंह ने कभी कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पंजाब पुत्र हैं।
इस उन अमर शहीदों के जज्बे को हर एक भारतीय भाई बहन को याद रखना पड़ेगा। और यदि वो जज्बा हर एक भारतीय भाई बहन के ध्यान में है तो उसी जज्बे के अनुसार इन विखंडनकारी राजनीतिक दलों को अच्छी तरह पहचाने और परखें और इस चुनाव में इस मतपत्र पर इनको दंडित करें, जो कि कह रहे हैं कि मैं बंगाल की बेटी। बंगाल का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व सिर्फ जो है भारत का है। यदि ये वो गद्दार, घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सत्ता नहीं आती, जो कि उसने साजिश के तहत देश को बांट करके सत्ता हथियाई थी, और उसने फिर जो बाकी बचा भारत में फिर वो बांटने का क्रम उसने जारी रखा। भाषा के आधार पर यानी प्रांत बना करके एक विभाजनकारी प्रवृत्ति की नींव उसने जो डाली, आज वो भारतीय एकता, भारतीयता की बहुत बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तो यदि वो नहीं होता गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो अपने भारत में प्रशासन की या शासन की सुविधा के अनुसार अलग अलग क्षेत्र होते। तो न तो ये बंगाल होता, न तो ये तमिलनाडु होता, न तो केरल होता, न तो उड़ीसा होता, और न तो गुजरात होता। तब ये ममता बनर्जी भी नहीं होती कहने के लिए कि मैं बंगाल की बेटी। आज सुभाष चंद्र बोस का शासन होता, देश में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कहने की, साहस नहीं होता कि मैं बंगाल की बेटी, मैं पंजाब का पुत्र, मैं उड़ीसा का पुत्र, कदापि नहीं। तो उनकी इस मानसिकता से पहचानने की आवश्यकता है कि यह भारतीय समाज की, देश की विखंडनकारी ताकतें हैं। तो जो विखंडनकारी ताकत है वह अपनी आवाम को, हम भारतीय भाई बहनों को, इस मुल्क को क्या देगा और क्या दे रहा है? सिर्फ सांप्रदायिकता। ये जो टीएमसी है या जो ममता बनर्जी है, वो क्या दे रही है इस देश को? सिर्फ हिंसा और सांप्रदायिक विद्वेष, भेद विभेद। इसको और विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माने बंगाल में रहने वाले हमारे जो यानी भारत के जो बंगाल कहे जाने वाले भूखंड में रहने वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से देखते होंगे, अच्छी तरह से वो उनको मालूम होगा कि सिवा जो है वो सांप्रदायिक एक विद्वेष, भेद विभेद, हिंसा और गुंडे, यही वो दे सकती है। और सोच के आधार, जो उसकी सोच है विखंडनकारी कि वो बंगाल की पुत्री है, शर्म उसको आनी चाहिए। एक और तो वो सुभाष चंद्र बोस के नाम को भुनाती है। जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं सोचा कि वो बंगाल के पुत्र हैं या उड़ीसा के पुत्र हैं या किसी क्षेत्र विशेष के पुत्र हैं। उनके नाम को भुनाती भी है और उनके आदर्शों की हत्या भी करती है बोल करके मैं बंगाल की बेटी। और इतना ही नहीं, इसी देश में मैं यहाँ की हूँ और वो बाहर का है। और ये बीमारी और आगे उसका जो इस ममता बनर्जी का जो प्रतिद्वंदी है नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहा है कि नंदीग्राम में मैं यहाँ का हूँ और ममता बनर्जी बाहरी है। वो संकीर्णता बढ़ते इस कदर हो गई है। बांटने की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया इतनी है कि देश बांटिए, फिर प्रांत में बांटिए, जिले में बांटिए, गांव में बांटिए, परिवार में बांटिए और स्वयं
में भी बट जाइए, प्याज के छिलके की तरह। तो बांटने से कभी भी जो है आपको आपका उसका अंत नहीं होता है। तो जो विखंडनकारी मानसिकता है उसका असर जो है उसका जवाब दे रहा है उसका जो वो प्रतिद्वंदी वो उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी कह रहा कि ये नंदी ग्राम में मैं यहाँ का हूँ और जो ममता बनर्जी है वो बाहरी है। जहाँ राष्ट्र की सोच हो और देश का विमर्श हो, उसकी चिंता हो, वहां पर किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन देखिए, चूंकि इन सबों ने सांप्रदायिक विद्वेष के द्वारा वोट हासिल किया, सांप्रदायिक विद्वेष के कारण जो है सांप्रदायिक जो है ध्रुवीकरण हुआ। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की संख्या ज्यादा है, तो इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा जो है ये भारतीय जनता पार्टी वो उठा ले गई। 2019 के संसदीय चुनाव में अब उसी को देखते हुए ये ममता बनर्जी सब कुछ छोड़ करके अब हिंदू बनने का एक ढोंग पाखंड वो रच रही है, जो पाखंड ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो रचते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई हिंदू सनातन से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ ढोंग और पाखंड। वैसे भारतीय जनता ताकत दल सभी भारतीय भाई बहनों को से निवेदन करना चाहता है कि सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जीवन में किसी भी पंथ की भूमिका मत आने दीजिए। और जो पंथ का किसी पंथ विशेष का सहारा लेता है वह निश्चित रूप से भारतीयता का शत्रु है। ये भारतीय जनता पार्टी भी नाम तो रखी है भारतीय जनता पार्टी, लिए भारतीयता की सबसे बड़ी शत्रु है। हर बात में जो है पंथ विशेष या हिंदू सनातन को चिपकाने की कोशिश करती है। ये तो ये सबसे बड़ी भारतीयता की ये शत्रु है ये भारतीय जनता पार्टी कि हर बात में पंथ विशेष कौन, हिंदू सनातन। और हिंदू सनातन इतना महान पंथ है कि उसको बार बार इसे सार्वजनिक जीवन में घसीट करके जो है उसका इस्तेमाल करती है। और उसे और थोड़ी सी मानसिकता का भी असर है। हमारे देश के लोग जो है अभी भी जो उन्होंने नारा दिया था हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, ये भावना लगभग ये समाप्त हो गई है। अब जो है हिंदुत्व का, इस्लाम का, ऐसे कहने वालों का यानी वो ये सब अपना इस समाज में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी मानसिकता का यह दोहन करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार से वो जो है ध्रुवीकरण ये कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ध्रुवीकरण की जो इसकी साजिश है वो उसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप है, जो कि ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी भारतीय भाई बहन गलती से या भूल से या भ्रम से कांग्रेस कह रहे हैं, वो भी जो सांप्रदायिकता फैलाई थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा के, धमका के, भुलवा करके, अफवाह का शिकार बना करके, तो बाकी समाज खास करके वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज को ये इस तरह से बरगलाया गया कि ये इनका जो है तुष्टीकरण कर रही है। इसको फिर से बताने की जरूरत है और समझाया जा रहा है कि जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ने सिर्फ कुछ
पांथिक बातों की, भाई वो हज की कमेटी बना दिया, हज में कंसेशन दे दिया, और जो है वो मदरसों को कुछ छूट वगैरह दे दिया, बस इतने पर उनका जो सामाजिक जीवन है वो नरक बना दिया। और बाकी उनको डर से, भय से उनको आतंकित करके 60-70 सालों तक उनके वोट का दोहन करती रही। उसको ये भारतीय जनता पार्टी बोलती रही कि ये तुष्टीकरण कर रही है। और भारतीय वामता के दल तो यहाँ तक कहता है कि अरे भाई, यदि उसका भला भी कर दी होती ये जेएनपीसी, तब भी भारतीय वामता के दल को काफ़ी संतोष रहता। लेकिन उसने उनसे वोट भी लिया और उनका शोषण भी किया और सामाजिक रूप से सबसे गड्ढे में रखा। और उसके नेता तो कहते रहे, यदि मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में ही रहें, इनको गटर से निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये इनकी मंशा थी और वो लोग वोट भी ले रहे थे। तो इतने बड़े छल को माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये भारतीय जनता पार्टी समझा रही थी कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी, वह जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के साथ ही छल नहीं किया, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ भी छल किया है। जब भी अवसर होता है तो बोलती रहती है कि भाई ये प्रभु राम जो है एक काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं है, या हिंदू आतंकवाद वो आतंकवाद की जड़ है, या यहाँ आतंकवाद की नर्सरी होती है। और जब दूसरा अवसर आता है चुनाव का तो यही गद्दार राहुल जो है मंदिरों में घुस जाता है, जनेऊ पहनता है कोट के ऊपर। तो ये जो है सिर्फ यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का ही शत्रु नहीं है जेएनपीसी। वो सिर्फ जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के शत्रु नहीं है जेएनपीसी। वह जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो है सरेआम 6 से लेकर 7,000 की सरेआम जो जिसने वो नरसंहार करवाया, तो उसकी सिर्फ शत्रु नहीं है, बल्कि ये सभी को समझना चाहिए वह इस देश की शत्रु है, सभी भारतीय भाई बहनों की शत्रु है ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी, जिसकी की उपज है ये ममता बनर्जी। तो हमारे जो है उस बंगाल कहे जाने वाले भारत के भूखंड में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन ये अच्छी तरह से जान लें कि ये ममता बनर्जी इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। उसकी सोच बहुत अभिशाप है, भारतीय समाज को विखंडन करने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, वो जो ये ध्रुवीकरण किसके जवाब में, कथित तुष्टीकरण, जबकि तुष्टीकरण था भी नहीं है, वो तुष्टीकरण नहीं था, वो शोषण था, बहुत ही एक साजिश वाला शोषण कि उनसे वोट भी लो, मान इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वोट भी लो और उनको सबसे सामाजिक गड्ढे में भी रखो। तो इस तरह से जो एक धोखा, एक शोषण को ये सब सिखाते रहे कि ये सब तुष्टीकरण है। हाँ, उनको पांथिक रूप से थोड़ा सा जरूर एक माने एक लुभावना कि हज कमेटी बना दिया, माने और जो है कुछ मस्जिदों में छूट दे दिया, बस यही। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उनको हमेशा गड्ढे में रखा। तो उसी को दिखा करके ये जो अवसरवादी और कट्टरवादी, अवसरवादी जो ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको वो जो है तुष्टीकरण बोलती रही। और उसी को दिखा करके इसने जो है ध्रुवीकरण का एक बहुत बड़ी साजिश किया भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को, और उसी को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, उसी को राष्ट्रवाद से। अब
माने इतनी इसकी आदत गंदी है भारतीय जनता पार्टी की कि यानी जो देश से संबंधित, मुल्क से संबंधित जितने भी मार्मिक पहलू हैं और अवधारणाएं हैं, सबको ये जो है पंथ विशेष हिंदू सनातन आस्था से हमेशा वो चिपकाती रहती है। इस आदत से इस पार्टी को बाज आना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि जहाँ देश का सवाल है वहाँ पर किसी भी पंथ की, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाला कितना भी महान क्यों न हो, उसकी कोई भूमिका नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसी प्रकार वो कई बार ये बताया गया है कि प्रभु राम जो हैं वो भारत के प्रतीक नहीं है। प्रभु राम भारत के प्रतीक नहीं है। प्रभु राम जो है पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, जिसका एक छोटा सा कण जो है भारत है। पूरी पृथ्वी के ही नहीं, पूरी ब्रह्मांड के। तो उनकी महानता यह है, प्रभु राम जो है पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी प्रभु राम का नाम घसीट करके अपने अपने चुनाव में जो है लाते रहते हैं। अब कहते रहते हैं कि वो भारत के प्रतीक है। भारतीय जनता दल की चुनौती है, जरा ये सामने बता तो दें कि प्रभु राम जो भारत के प्रतीक है कि वो पूरी सृष्टि या पूरे ब्रह्मांड या पूरे कायनात के प्रतीक हैं। वो सामने आके बताएं, लेकिन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। और इसीलिए उनके नाम का इस्तेमाल जो है सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं और ये भूल जाते हैं। देश इस तथ्य को जाने कि संसद में भी, लोकसभा में भी ये हर वक्त जो है जय श्री राम ये बोलते रहते हैं। एक वाक्य ऐसा आया, एक अवसर ऐसा आया कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहा था। तो ये जो है सब उसी लोकसभा में ये सब बोलना चालू कर दिए, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सिर्फ देखिए, जय श्री राम या प्रभु राम का नाम कितनी महान, माने एक महानता का महान विचारों का और महानता का वो परिचायक है। उसको ये इस्तेमाल करते हैं दूसरों को चिढ़ाने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी को चिढ़ाने के लिए जब वो असदुद्दीन ओवैसी जा रहा था लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए, तो जय श्री राम का हल्ला किया उसी लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष को मना करना पड़ा कि भाई ये इस सदन में ये सब इस तरह के नारों की मनाही है। लोकसभा अध्यक्ष उसी पार्टी के हैं और उनको मालूम है कि जहां सदन चलाना हुआ और उसी प्रकार जब देश चलाना हुआ वहां पर प्रभु राम के नाम के दुरुपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। और हुआ उसमें यह कि वह भी बोलने लगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और बहुत ही खराब नज़ारा जो है उपस्थित हो गया था। इस बात को भारतीय जनता पार्टी वाले भी याद रखें। इसलिए प्रभु राम का इस्तेमाल जो है इसे घटिया चीज में करना ये छोड़ दें भारतीय जनता पार्टी वाले। प्रभु राम कभी भी भारत के प्रतीक नहीं है। वो हमेशा उनकी विशालता, उनकी महानता जो है वो पूरे ब्रह्मांड के और पूरे सृष्टि के, पूरी कायनात के प्रतीक हैं। और उसी प्रकार और भी जो ईश्वरीय शक्तियां हैं और ईश्वरीय मान्यताएं हैं, हमारे अल्लाह या खुदा हैं, हमारे गॉड हैं, हमारे वाहिगुरु हैं, सभी उसी तरह से उनकी भी महानता, उनकी भी विशालता जो है वो पूरे ब्रह्मांड के जो है प्रतीक हैं और पूरी सृष्टि के प्रतीक है। वो किसी भूखंड के किसी पंथ के जो है वो प्रतीक नहीं हो सकते। इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से जो है उनको पूजने की जरूरत है। सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में हर वक्त जो है वो जो राष्ट्रीय विचार हैं, भारतीय विचार हैं, भारतीय और जो भारतीय विमर्श है,
उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है प्रभु राम के नाम का हर वक्त जो है वो गलत इस्तेमाल करती है। प्रभु राम जो है आज हर एक भारतीय भाई बहनों के दिलों में वास करते हैं। उनको हर जो अच्छी चीज और नेक काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। चाहे वो हमारा भारतीय भाई बहन किसी भी आस्था का हो, यदि वो इस्लाम को भी मानता है तब भी जो है उसके मन में राम बसते हैं। और उसी प्रकार अल्लाह हो या खुदा हो, उनके प्रति जो है सम्मान जो है हर एक वो आस्था वाले के प्रति है। मेरे मन में भी है, मेरे मन में भी वही आदर, वही सम्मान अल्लाह या खुदा के लिए ही है, गॉड के लिए, वाहिगुरु के लिए है, प्रभु राम के लिए, सबके लिए है। तो लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने घर में उसका निर्वहन और जो हमारा जो हमारा सामूहिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, भारतीय जीवन, इसमें किसी भी पंथ की भूमिका नहीं होनी चाहिए और किसी भी जो है ईश्वरीय शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आ जाइए जो ये मैंने चुनाव के दौरान इन समूह की असलियत और किस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं हम असली हिंदू और तुम नकली हिंदू। अब ये हिंदू बनने पर अब ये यानी हम भारतीय हैं, ये चीज भारतीय जनता पार्टी भी भूल गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी शत्रु है भारतीयता की, और जो भारतीयता के शत्रु है वो भारत का शत्रु है। जो ये बोलती है ममता बनर्जी कि मैं बंगाल की पुत्री, ये कहते ही ये धारणा ही जो है वो भारतीयता का यानी भारतीय विचारों की हत्या है। और इस तरह से कहना भी, इस तरह से असर्ट करना भी, इस तरह से और प्रचार करना भी जो है वो भारतीय अवधारणाओं का मैंने एक तरह से उसका खिलाफत है। और ऐसे लोग भारतीयता के दुश्मन हैं और भारत के भी दुश्मन हैं। अब बाकी तो पार्टियों का तमाशा आपने देखा। बाकी जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि लोग कांग्रेस कहते हैं, और वामदल तो मैंने उसकी परंपरा और उसका एक वो प्रथा ही रही है। चीन के फंडिंग पर, चीन के इशारे पर और चीन के एजेंडे को भारत के अंदर चलाना, भारत को अंदर से कमजोर रखना, और उसी साजिश को ये जीएनपीसी भी, अब ये गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस भी लेकर के इस देश को माने कमजोर करना। तो ये दोनों गद्दार पार्टियां हैं, घोर गद्दार पार्टियां हैं, जीएनपीसी और वामदल। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीयता की शत्रु है, भारत की शत्रु है, इसलिए कि ये बार जो है पंथ विशेष और खास करके हिंदू सनातन को मैंने भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और भारतीय सामाजिक जीवन में ला करके जो है भारतीयता की अवधारणा को, भारतीयता की अवधारणा की नींव को जो हमेशा नींव पर हमेशा ये चोट करती रहती है। तो ये भारतीयता की भी शत्रु है, भारत की भी शत्रु है ये भारतीय जनता पार्टी। इस बात को हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। तो अब जान लीजिए कि इतनी खतरनाक पार्टियां जो है यह देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कभी भी कबूल नहीं है। शुद्ध रूप से जैसा कि बताया गया है, और जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह की आशंका
कि ये काले अंग्रेज हैं। उनका ये कहना था कि भाई हम अपनी जान दे करके, शहीद आजम भगत सिंह का ये कहना था कि हम अपनी जान दे करके, कुर्बानी दे करके सफेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे। असली खतरा यहाँ के काले अंग्रेजों से है, जो कि इस भारतीय समाज को बांटते रहते हैं। आज वही राजनीतिक दलों के बेस में। अच्छा, एक चीज और है, जरा देखिए, जैसा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमारे पंजाब से तमाम भारतीय भाई बहन आए थे, तो वो उनको सिखाया गया था कि देश में बस एक ही जो है वो शहीद है, वो भगत सिंह है। बंगाल में जब आता है तो बस दिखाया जाता है बस एक ही अमर शहीद हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। कहने का मतलब यह है कि भगत सिंह को मानते हैं कि बस वो, उनका संबंध सिर्फ पंजाब से है। ये ममता बनर्जी और बीजेपी के लोग जो है समझते हैं कि सिर्फ जो है वो सुभाष चंद्र बोस का संबंध सिर्फ जो पश्चिम बंगाल से है। ये इस तरह की सभी मानसिकताएं वो क्या दिखाती हैं कि संकीर्णता के संकीर्ण की उनकी जो महानता है कि सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के प्रतीक हैं। शहीद आजम भगत सिंह जो है पूरे भारत के प्रतीक हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है पूरे भारत के प्रतीक हैं। अशफाकुल्ला जी जो है जो पूरे भारत के प्रतीक हैं। रानी चंद्रमा जो है पूरे भारत के प्रतीक हैं। खुदीराम बोस पूरे भारत के प्रतीक हैं। लेकिन ये अपनी मैंने अब जो है इनकी जो व्यापकता है, जो महानता है इन अमर शहीदों की, तो इन अमर शहीदों की व्यापकता और महानता को ये अपने संकीर्ण विचारों का शिकार बनाते हैं। ये मैंने दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सिर्फ पश्चिम बंगाल के हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह जो है सिर्फ पंजाब के। तो ये अपनी जो कुत्सित और छोटी और संकीर्ण मानसिकता का ही ये परिचय है कि इतनी महान आत्माओं को ये है जो है ये छोटा करने की इनकी एक मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। और इस संबंध में जब किसान आंदोलन हुआ था तो क्या था कि जब भी शहीद की बात आए तो सभी शहीदों को याद किया जाना चाहिए। भगत सिंह को ही नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस को भी, भगत सिंह को भी, चंद्रशेखर आजाद को। तब होगा भाई कि समूचे देश के लोग सभी जो है हमारे जो है अमर शहीदों के प्रति वो कृतज्ञ है। उसकी कृतज्ञता भूले नहीं है। लेकिन पंजाब के लोग उठाएंगे तो बस भगत सिंह को, पश्चिम बंगाल से तो सिर्फ जो है वो सुभाष चंद्र बोस को। ये निहायत गलत है। और ये इससे ये संकेत जाता है कि ये मैंने जो संकीर्णता जो मैंने संकुचित जो विचारों वाले हैं, इन महान आत्माओं को भी और उनके महान विचारों को भी और पूरे माने भारतीयता आधारित जो व्यापक उनके जज्बे को, उनके विचारों का भी ये शिकार बनाते हैं, को भी शिकार बनाते हैं सब। तो ऐसे लोगों का भी इलाज बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो अवसर आया है विधानसभा चुनाव का, ये असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में ये हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन ये समझ लें कि जितनी भी ये राजनीतिक दल हैं जिनके विषय में ये समझाने की कोशिश की गई है, ये सब के सब जो है भारतीय समाज को बांटने वाली बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं।
और इनसे निजात पाना एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, एक राष्ट्र धर्म है। आज सभी भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके जो हमारे भारतीय भाई बहन असम में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, केरल में हैं, तमिलनाडु में हैं, पुदुचेरी में हैं, सभी भारतीय भाई बहनों के कंधों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि इन काले अंग्रेजों से, जो कि इसे जो कि विभिन्न संकीर्ण जो है वो विचारों से घात और जो है और विभाजनकारी, विघटनकारी जो है वो मंसूबों से इस भारतीय समाज को और भारत देश को विखंडित करना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। ऐसी ताकतों को शिकस्त देना और इनसे आज़ादी, इनसे मुक्ति पाना जो है ये राष्ट्रीय लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है। इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल ने इस अवसर को इस रूप में लेने का अनुरोध किया है कि समूचे समूचे जो विघटनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, इनको शिकस्त देने के लिए नोटा का इस्तेमाल बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और सब कुछ भूल करके बस इसी पर वो केंद्रित करें कि इन जो काले अंग्रेजों से, जो कि उन सफ़ेद अंग्रेजों से अधिक खतरनाक हैं, और जिसका इशारा, जिसकी चिंता हमारे शहीद आजम भगत सिंह देखे गए हैं कि इनसे निजात पानी है। दूसरी आज़ादी और वास्तविक आज़ादी उस मानसिक गुलामी से जो कि हम 60-70 सालों तक इनको ढोते रहे हैं, उससे मुक्ति का ये वक्त आ गया है। इसलिए सभी हमारे ये भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन जो कि असम विधानसभा के हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के हैं, केरल विधानसभा के हैं, तमिलनाडु विधानसभा के हैं, और जो पुदुचेरी विधानसभा के हैं, तो इन विधानसभाओं के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन से भारतीय जनता दल की विशेष विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब कुछ भूल करके इन काले अंग्रेजों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए, स्वयं को दिलाने के लिए, और इस भारत को दिलाने के लिए जिस भारत को आज़ाद तो कराए थे वो हमारे वो अमर शहीद, लेकिन ये फिर आकर के इन काले अंग्रेजों की गुलामी में ये फंस गया। इसलिए उनके आदेश को, शहीद आजम भगत सिंह के आदेश को, उनके इशारों को साकार करने के लिए सिर्फ नोटा के अलावा कुछ नहीं, नोटा दबाई। जो चरित्र है देखिए ना, कोई कहता बंगाल की बेटी, जरा और कम से कम हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, बंगाल कहे जाने वाले भारत के भूखंड में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन पूछें कि वो भारत की बेटी है कि बंगाल की बेटी है। अब बंगाल की बेटी है तो क्या कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि वो बंगाल के पुत्र हैं? यदि उन्होंने नहीं कहा था और कभी वो कह सकते भी नहीं है, तो जिसके नाम को वो भुनाती है ममता बनर्जी, क्या उनके विचारों की हत्या नहीं वो कर रही है? तो ये तीखा सवाल जो है उससे, और ये जो नकली जो राष्ट्रवादी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले,
हिंदुत्व को चलाने वाले। इस देश में भारतीयता चलेगी, हिंदुत्व नहीं चलेगा। इस देश में भारतीयता चलेगी, वो इस्लाम नहीं चलेगा, वो ईसाईपन नहीं चलेगा, सिखिज्म वो नहीं चलेगी, भारतीयता। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले भारत के शत्रु हैं और ये बहुत बड़े शत्रु हैं। इनको भी शिकस्त देने की जरूरत है। इसलिए सब मिलाकर के नोटा 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 नोटा, इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके असम के, पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के और पुदुचेरी के और विशेष करके उनके जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, जिनको जो ये बिल्कुल मन में ठाने फैसला लें कि सिर्फ नोटा 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 और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।